कहानी के शुरू में दिखता है एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, जहाँ सब लड़कियां सुबह प्रेयर्स के लिए लाइन में जा रही होती है। पर हार्लिना, उसको तो उस टाइम ऐसी नींद आ रही थी कि सीधा अपने रूम में जाकर ढेर हो जाती है। और रुबियातुल, जो उसकी क्लास में है, उसे यह हरकत थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो भी अपने काम में लग जाती है। हार्लिना उधर आराम से सो रही होती है। अब जैसे ही यह बात टीचर तक पहुंचती है ना, तो बस उनका गुस्सा ऐसे फूटता है जैसे कोई प्रिंसिपल मोड ऑन कर दिया हो। और हार्लिना की ये गलती की सजा अब पूरी क्लास को मिलती है, पूरे स्कूल की सफाई, हाँ मतलब सबको। अब यहाँ सबसे ज्यादा गुस्सा रुबियातुल को आता है कि गलती उसकी और भुगते सब। बाथरूम में जब वो हार्लिना को दूसरों के साथ सफाई करते देखती है और उसे हंसते मुस्कुराते देख लेती है, तो रुबियातुल का गुस्सा और चढ़ जाता है। वो बोलती है, आराम तुम करोगी, मजा तुम लोगी और काम हम करें। रोनम, जो हार्लिना की रूममेट भी है, बीच में आकर कहती है कि ऐसे मत बोलो, हार्लिना नहीं है, रूल्स नहीं जानती। पर रुबियातुल कहती है, हाँ नहीं है, लेकिन आते ही हमारी लाइफ को खराब कर दिया। चलो, जिसने रायता फैलाया वही संभालेगी। और वो तो इतना तक करती है कि कीचड़ भी डाल देती है ताकि उसे सफाई में और दिक्कत हो। सब लड़कियां उसे छोड़कर चली जाती है, बस रोनम रुकी रहती है। हार्लिना उसे कहती है, तुम चाहो तो चली जाओ, मैं कर लूंगी। लेकिन रोनम प्यार से सिर हिलाती है और दोनों मिलकर काम पूरा करती है। और यहीं से उनकी दोस्ती थोड़ी गहरी हो जाती है। थोड़ा सा हार्लिना उसे बताती है कि बोर्डिंग लाइफ उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि घर पर वो इकलौती बेटी थी, जो मांगे वो मिलता था, कभी ऐसे काम नहीं किए, और यहाँ के रूल्स के साथ चलना उसे भारी लग रहा है। खैर, काम खत्म होता है और अगला दिन आता है। आज पेरेंट्स विजिट डे है, सबके मम्मी पापा आए हुए हैं। और हाँ, अगर यहाँ तक सुनकर आपको कहानी में थोड़ा मजा आ रहा है, तो एक छोटा सा लाइक दबा देना। तो पेरेंट्स डे वाले सीन में हार्लिना की मॉम आती है और हार्लिना उसे पकड़कर ऑलमोस्ट रोती हुई बोलती है कि मॉम, मुझे यहाँ नहीं रहना, कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई ध्यान नहीं रखता, और ऊपर से बेडशीट्स की ऐसी स्मेल आती है कि नींद भी भाग जाए। उसकी मॉम थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है, कल ही नई बेडशीट्स ले आऊंगी, और इतनी जल्दी बोर्डिंग छोड़ने का फैसला मत लो, कम से कम एक सेमेस्टर तो रहने दो, अगर तब भी एडजस्ट नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगी। इसी बीच हार्लिना नोटिस करती है कि रुबियातुल के पेरेंट्स उसे अच्छे से डांट रहे हैं, और हार्लिना समझ जाती है कि ये सब उसके कारण हुआ है, इसलिए उसे थोड़ा गिल्ट भी होता है। लेकिन उधर रुबियातुल का गुस्सा हार्लिना के लिए और बढ़ जाता है। रात में दिखता है हार्लिना अच्छी तरह कुरान पढ़ने की प्रैक्टिस कर रही है, और रोनम को ये बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है, मैं मस्जिद जा रही हूँ पढ़ने, तुम भी चलना चाहो तो आ जाओ। हार्लिना बोलती है, तुम जाओ, मैं स्कार्फ प्रेस करके आती हूँ। और बस यही वो गलती वाला टाइम बन जाता है। स्कार्फ प्रेस करते वक्त रुबियातुल अपनी फ्रेंड्स के साथ रूम में घुस आती। वो हार्लिना के बाल पकड़कर ऐसे खींचती है जैसे कोई पुरानी दुश्मनी हो। कहती है कि टीचर से हमारे खिलाफ शिकायत करोगी और हम चुप बैठे रहेंगे। हार्लिना बोलती है, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन रुबियातुल मानने को तैयार ही नहीं। सीधा एक जोरदार थप्पड़। फिर वो हार्लिना के घर से आया खाना उठाती है, एक बाइट लेती है और थूककर सीधे हार्लिना के चेहरे पर फेंक देती है। अब हार्लिना डर में खुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर खड़ी दो लड़कियां उसे पकड़ लेती है और फिर जोर से धक्का देकर वापस अंदर फेंक देती है। और फर्श पर जो आयरन पड़ा था वो अभी भी गर्म। हार्लिना के हाथ लगते ही उसका हाथ जल जाता है। वो दर्द में जोर से चिल्लाती है, लेकिन रुबियातुल फिर भी नहीं रुकती। आयरन को उठाकर उसके मुंह के पास ले जाकर और डराती है। हार्लिना डरकर उसे धक्का देती है और किसी तरह सबकी पकड़ से निकलकर भाग जाती है। वो रोनम तक पहुंचकर सब बताने ही वाली होती है, लेकिन ठीक उसी वक्त पीछे से एक लड़की आकर उसका मुंह दबा देती है। तो रोनम को अचानक लगता है जैसे किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा हो। वो पलटकर पीछे देखती है, लेकिन कोई नहीं होता। तो वो सोचती है शायद उसका वहम था, और आगे बढ़ जाती है। उधर दूसरी तरफ रुबियातुल और उसकी सारी साथी मिलकर हार्लिना को घसीटते हुए वॉशरूम में ले जाती है। उसका जला हुआ हाथ, जो अभी अभी आयरन से छुआ था, उसे सीधा डिटर्जेंट मिले पानी में डाल देती है, और उसकी जलन ऐसी बढ़ जाती है कि हार्लिना की चीख निकल जाती है। फिर उसके ऊपर ठंडा पानी डालकर उसे और मारती है। अब इस बार हार्लिना खुद को बचाने के लिए इतनी तेज दौड़ती है कि सीधा स्कूल का गेट पार कर देती है, और रोड पर भागते हुए उसे सामने से आती कार दिखती ही नहीं, कार सीधे उसे हिट कर देती है। और अगली सुबह हार्लिना के डैड हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हार्लिना की हालत बेहद खराब, उसके हाथ, चेहरा, बाजू, हर जगह मारपीट और जलने के निशान। डैड टीचर और प्रिंसिपल को डांटते हैं कि मैंने बेटी को बनाया सवारा इंसान बनने भेजा था, टॉर्चर झेलने नहीं। कुछ देर बाद ईसीजी की चलती लाइन धीमे धीमे सीधी हो जाती है। अब एक हफ्ते बाद का सीन, बोर्डिंग स्कूल की लड़कियां कपड़े उतार रही है, और जैसे ही रोनम एक बेडशीट हटाती है ना, पीछे हार्लिना खड़ी दिखती है। सबकी सांसें रुक जाती है। हार्लिना का चेहरा अब वैसा नहीं था, त्वचा का रंग
ऐसा जैसे किसी मृत इंसान का हो, खासकर उन लड़कियों में जिन्होंने उसे तंग किया था। हार्लिना उन्हें देखकर एक ऐसी भयानक हंसी हंसती है कि रीत तक ठंडी हो जाए। रोनम उसी डर और प्यार के मिक्स से भागकर उसे गले लगा लेती है। अब टीचर्स मीटिंग में बैठे चर्चा कर रहे हैं कि हार्लिना वापस आ गई है, तो क्या अब केस इन्वेस्टिगेट करना चाहिए या नहीं। और प्रिंसिपल तो दूसरे स्कूल गई हुई है, कई दिनों तक लौट भी नहीं सकती। तो स्कूल की कोऑर्डिनेटर कहती है, मुझे नहीं लगता कि केस चलाना चाहिए, इससे हमारे स्कूल की इमेज खराब होगी। तो कोऑर्डिनेटर साफ बोल देती है कि ये पूरा मामला दबा कर रखना ही बेहतर है, क्योंकि हार्लिना को लड़कियों ने टॉर्चर किया था और हम उन्हें स्कूल में ही वन कर देंगे, यानी डरा धमका कर चुप करा देंगे। अब रात हो जाती है और सीन कट होता है रुबियातुल और उसकी एक फ्रेंड पर, जिनकी आज पूरी स्कूल निरीक्षण की ड्यूटी थी। दोनों टॉर्च लिए घूम रही थीं, लेकिन इतना घूम घूम कर चेक करना बहुत टाइम खा रहा था। तो रुबियातुल अपनी साथी से कहती है, चलो हम अलग अलग तरफ जाकर चेकिंग करते हैं। वो वॉशरूम्स की तरफ चली जाती है और तभी सामने वाले कॉरिडोर से अजीब सी आवाज़ आती है। वहाँ उसकी साथी खड़ी थी, बस उल्टी तरफ मुँह करके। रुबियातुल डरते हुए उसके कंधे पर हाथ रखती है और जैसे ही लड़की पलटती है, उसका चेहरा, आंखें काला, जैसे कोई भूत उसकी पूरी बॉडी में घुस गया हो। रुबियातुल की सांसें अटक जाती है। वो भागती हुई स्टाफ रूम की तरफ जाती है और टीचर्स के दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करती है, लेकिन टीचर्स दरवाजा नहीं खोलते। उधर वो पोजेस लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ आती है, उसका हाथ बढ़ता है और वो रुबियातुल का गला दबोच लेती है और एक बेहद डरावनी आवाज में कहती है, ये सब तेरी ही सजा है जो तूने किया था। और उसी पल उसका चेहरा धीमे धीमे हार्लिना के चेहरे में बदलता है, लेकिन और भी ज्यादा भयानक रूप में। आवाज सुनकर आखिर टीचर्स बाहर आते हैं और उस लड़की के हाथों से रुबियातुल को छुड़ाते हैं, लेकिन वह पोजेस लड़की पूरी ताकत से टीचर को धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। टीचर तुरंत समझ जाती है कि इस बच्ची पर कोई एंटिटी चढ़ी हुई है। वो उसका सिर पकड़कर कुछ पढ़ना शुरू करती है, दूसरी टीचर से पानी मंगवाती है, उस पर कुछ पढ़कर फूंकती है और फिर पानी लड़की पर डाल देती है, जिससे अंदर का डेमन थोड़ा कमजोर हो जाता है। और उसी वक्त टीचर उससे पूछती है, कौन हो तुम। तो एंटिटी बेहद ठंडी भारी आवाज में कहती है, मैं शैतान हूँ। अब रुबियातुल, जो सब अपनी आंखों के सामने देख चुकी थी, इतनी डर जाती है कि कमरे से बाहर निकलना भी बंद कर देती है। और उधर रोनम, उसकी रात वाली साथी और एक लड़की मिलकर उसे देखने उसके रूम में आती है, लेकिन डर के मारे रुबियातुल को जैसे ही अपनी साथी का चेहरा दिखता है, उसे फिर से वही हार्लिना का भयानक चेहरा दिखाई देता है। वो चीखते हुए अपना पिलो उनकी तरफ फेंक देती है और बोलती है, जाओ यहाँ से चली जाओ तुम लोग। लड़कियों को समझ नहीं आता कि रुबियातुल पिलो क्यों फेंक रही है, ऐसे क्यों चिल्ला रही है। और तभी वो घबराई हुई आवाज में कहती है, तुम्हें दिख नहीं रहा, ये सिटी नहीं, ये हार्लिना है और मुझे मारने आई है। अब रात का सीन, रोनम मस्जिद में बैठी कुरान पढ़ रही होती है, कमरा शांत, बस पढ़ने की आवाज। तभी हार्लिना अंदर आती है। रोनम उसे देखकर थोड़ा खुश होती है, लेकिन एक बात अजीब लगती है। आज जब हार्लिना कुरान पढ़ना शुरू करती है, तो ऐसे पढ़ती है जैसे उसे पढ़ना आता ही नहीं, जैसे शब्द उसके मुंह से जबरदस्ती निकल रहे हों। रोनम उसे इग्नोर कर पढ़ाई जारी रखती है, लेकिन धीरे धीरे हार्लिना की आवाज बदलने लगती है और बदलते बदलते वो आवाज एक गहरी, डरावनी, शैतानी टोन में बदल जाती है। रोनम की रूह कांप जाती है। वो चुपचाप वहां से उठकर निकल जाती है। अगली सुबह जब वो अपना रूम खोलती है, तो वह देखती है कि हार्लिना नमाज वाली ड्रेस पहनकर एक अजीब, अननेचुरल तरह से शरीर हिलाते हुए खड़ी है। रोनम पूछती है, ये क्या कर रही हो तुम। हार्लिना पलटकर एक ठंडी, भारी, डरावनी आवाज में पूछती है, क्या कर रही हो तुम। इसके बाद रोनम के पास कोई जवाब नहीं बचता। अब स्कूल की ड्यूटी आज रोनम और रुबियातुल की है। रुबियातुल कहती है, मैंने दिन की आखिरी प्रेयर नहीं पढ़ी, मैं मस्जिद जा रही हूँ, तुम बाहर इंतजार करना। रोनम बाहर खड़ी इंतजार कर रही होती है और तभी उसकी नज़र पड़ती है हार्लिना पर। वो वही नमाज वाले कपड़े पहने, एकदम अजीब अंदाज में, जैसे पैर जमीन को छू तो रहे हो पर चल किसी और पावर से रही हो। स्कूल से बाहर की तरफ बढ़ रही होती है। रोनम थोड़ा डरी हुई उसका पीछा करने लगती है। उधर मस्जिद में अचानक लाइट चली जाती है। रुबियातुल को पहले तो डर लगता है, लेकिन वो नमाज जारी रखती है। तभी जो आयतें वह खुद पढ़ रही होती है, उसी की एक बेहद भारी, डरावनी कॉपी सी आवाज उसके कानों में पड़ने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शैतानी साया उसके साथ पढ़ रहा हो। उसका बदन कांप जाता है, लेकिन वो हिम्मत रखकर नमाज नहीं छोड़ती। अचानक उसे एहसास होता है कि वह उल्टी दिशा में नमाज पढ़ रही है, यानी किबला की तरफ नहीं, सीधे विपरीत। वो घबराकर नमाज तोड़ती है, फिर से शुरू करती है, पर जैसे ही पढ़ना शुरू करती है, उसका शरीर खुद ब खुद फिर उल्टी दिशा में मुड़ जाता है। अब उसकी सांसें तेज हो जाती है, डर बढ़ता जाता है।
वो कई बार नमाज तोड़कर दोबारा शुरू करती है और हर बार आवाज़ें और डरावनी और करीब और तेज होती जाती है। पर रुबियातुल आखिरकार डिसाइड करती है कि वह डर कर नहीं भागेगी और चाहे कुछ भी हो नमाज पढ़ना जारी रखेगी। इस बार जब रुबतुल अपनी नमाज पूरी करती है तो जैसे ही वह शुक्रिया कहकर साइड देखती है, वहीं हार्लिना का वो ब्लैक डरावना चेहरा खड़ा था। बस उसे देखते ही रुबतुल इतनी जोर से चीखती है कि उसकी आवाज़ बाहर तक जाती है। रोनम फौरन मस्जिद में दौड़कर आती है, लेकिन रुबतुल अभी भी उसी पोज में नमाज पढ़ती हुई बैठी रहती है, काफ़ी देर तक, बिल्कुल हिली भी नहीं। रोनम को ये अजीब लगता है तो वह धीरे से उसे टच करती है और टच करते ही उसका दिल बैठ जाता है। रुबतुल मर चुकी थी और उसका पूरा चेहरा काला पड़ चुका था। अगले दिन उसका फ्यूनल होता है। सब लोग मिलकर दुआ कर रहे होते हैं और उसी वक्त हम देखते हैं कि हार्लिना के चेहरे पर फिर वही शैतानी सी स्माइल है। रुबतुल की फैमिली उसका सामान लेकर चली जाती है और रोनम बस चुपचाप ये सब देखती रहती है। तभी हार्लिना धीरे से उसके पास आती है। रोनम पूछती है, कल रात तुम कहाँ थी? हार्लिना बड़ी नॉर्मल आवाज में कहती है, अपने रूम में। और कहा? रोनम सिर हिला देती है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि उसका दिल ये बात मान नहीं रहा। उसे कहीं न कहीं यकीन है कि इन सब के पीछे कोई और नहीं, हार्लिना ही है। रुबतुल की मौत के बाद उसकी साथी सिटी डर के मारे रोनम से कहती है, तुम मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओ। और रोनम भी तैयार हो जाती है क्योंकि अब उसे भी हार्लिना को देखकर अजीब सा डर लगने लगा था। सीन कट होता है और अब हम स्टाफ रूम देखते हैं, जहां एक टीचर कोऑर्डिनेटर से कह रही है कि हमें रुबतुल के पेरेंट्स को बता देना चाहिए कि उसकी मौत नेचुरल नहीं थी, कोई सही वजह है जिसे ढूंढना चाहिए। कोऑर्डिनेटर तुरंत मना करती है, हम बिना कन्फर्मेशन स्कूल से बाहर ऐसी कोई बात नहीं निकाल सकते। लेकिन टीचर मानती ही नहीं। वह कहती है, ये मामला बहुत बढ़ चुका है। पहले हार्लिना का टॉर्चर, फिर एक लड़की का पजेस होना और अब रुबतुल की मौत। ये छोटी बातें नहीं हैं। सीन फिर कट होता है और हम रोनम को देखते हैं, जो सिटी के रूम में तो आ गई थी लेकिन सो नहीं पा रही थी। बहुत देर बाद उसे नींद तो आती है, लेकिन जैसे ही उसकी आँख खुलती है वह चौंक जाती है, क्योंकि वह सिटी के रूम में नहीं, हार्लिना के रूम में थी। जैसे ही रोनम की आँख खुलती है वह देखती है कि हार्लिना ऊपर वाले बेड पर बैठी पैर झुला रही थी। उसके पैर ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी इंसान के नहीं, किसी और ही चीज़ के हों। रोनम डर जाती है। तभी हार्लिना अपनी वही खुरदरी डरावनी आवाज़ में पूछती है, तुम सो क्यों नहीं रही हो? रोनम डर के मारे दूसरी तरफ मुँह फेर लेती है। तभी हार्लिना धीरे धीरे बेड से उतरती है और चुपचाप रोनम के बेड तक आकर खड़ी हो जाती है। वह धीरे से रोनम का नाम लेती है। रोनम हिम्मत करके पीछे देखती है और पलटते ही चौंक जाती है। हार्लिना वहाँ थी ही नहीं, पूरा कमरा खाली। अब रोनम डर के मारे कमरे से बाहर निकलकर उसे ढूंढने लगती है। उधर सिटी जब अपने रूम में उठती है तो उसे रोनम अपने बिस्तर पर नहीं मिलती। वह अपनी रूममेट को उठाती है और दोनों कॉरिडोर में निकलती है। पर जैसे ही वह दोनों चल रही होती है, अचानक सिटी की साथी को एहसास होता है कि उसके पीछे सिटी ही गायब हो गई है। वह मुड़कर चेक करती है। सच में कॉरिडोर सुनसान था। तभी वहाँ एक अजीब गहरी आवाज़ गूंजती है, अपने लिए दुआ कर। यह सुनते ही दिल्ला के हाथ कांपने लगते हैं। वह डर के मारे पीछे मुड़ती है और वही अंधेरे में हार्लिना अपने काले बिगड़े चेहरे के साथ उसे घूर रही होती है। दिल्ला चीखती है और अपनी आंखें ढक लेती है। कुछ पल बाद रोनम वहाँ पहुँचती है और दिल्ला को संभालती है। वह घबराकर पूछती है, सिटी कहाँ है? दोनों को याद आता है कि सिटी अभी भी बाहर कहीं भटक रही है। इधर सिटी बाहर रोनम और दिल्ला दोनों को ढूंढ रही थी, लेकिन तभी उसके सामने अचानक हार्लिना आ खड़ी होती है। वह डर के मारे पलटकर मस्जिद की तरफ भागती है। शुक्र है कि वहाँ बाकी लड़कियां मौजूद थीं। उसे लगता है कि वह अब सेफ है, लेकिन तभी उसे अजीब लगता है। सारी लड़कियां एक्स्ट्रा तेजी से नमाज पढ़ रही थीं, जैसे वे किसी दबाव में हों। जैसे ही वे दुआ खत्म करती है, सब एकदम एक जैसी भयानक नजरों से सिटी को घूरने लगती है। उसकी सांसें रुकने लगती है। तभी एक सफेद कपड़ा उड़कर उसके चेहरे पर चिपक जाता है। सिटी चीख चीख कर कांपने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर रोनम वहाँ दौड़कर आती है। वह कपड़ा हटाकर सिटी को शांत करने की कोशिश करती है। दिल्ला यह सीन देखती है और तुरंत टीचर्स के रूम की तरफ भागती है। वह जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाती है। अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। वह टीचर को उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन टीचर हिलती भी नहीं। और तभी उसे महसूस होता है
कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है, सामने वही भूत बनी हार्लिना खड़ी थी। उसकी आंखें खाली, चेहरा पूरा ग्रे, और जब वह डर के मारे दोबारा बेड की तरफ देखती है तो वहाँ टीचर भी गायब और कमरे का दरवाजा भी खुद ब खुद बंद हो चुका था। वह धीरे से फिर पीछे देखती है, तभी हार्लिना की गहरी टूटती सी आवाज धमकी देती है। लड़की दीवार से टिकने ही वाली होती है कि अचानक पीछे से हार्लिना उसका गला दबा देती है। उसकी घुटती चीख इतनी तेज निकलती है कि बाकी टीचर्स भी जाग जाती है। वे उसी टीचर के कमरे की तरफ दौड़ती है जहाँ से चीख आई थी। दरवाजा खोलती है पर कमरा बिल्कुल खाली, कोई नहीं। अब चीखें मस्जिद की ओर से आने लगती है। टीचर्स वहां पहुंचती है और देखती है कि वह बच्ची अब मर चुकी थी। उसका पूरा चेहरा राख जैसा ग्रे पड़ चुका था। रोनम, जो यह सब देखकर टूट जाती है, अचानक नोटिस करती है कि पिलर के पीछे खड़ी हार्लिना अजीब दबे हुए अंदाज में हंस रही है। उस हंसी से ही रोनम समझ जाती है कि यह सब उसी का काम है। वह घबराकर टीचर्स को बताने दौड़ती है और अब टीचर्स भी मान जाते हैं कि यह जगह किसी बहुत बड़े खतरे में फंस चुकी है। इसलिए वे बाकी सभी लड़कियों को एक साथ मस्जिद में बुला लेते हैं। लेकिन उनमें हार्लिना नहीं थी, इसलिए सबसे बड़ा टीचर उसे ढूंढने निकलता है। सीन कट होता है। उधर हार्लिना के मम्मी डैड को एक कॉल आता है और वे अचानक बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर वापस सीन लड़कियों पर आता है। सिटी रोनम से कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है, साथ चलेगी? रोनम हाँ कर देती है। सिटी वॉशरूम में जाती है और रोनम बाहर इंतजार करती है। तभी रोनम देखती है कि सिटी तो बाहर दूसरी तरफ जा रही है। वह उसके पीछे जाती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है। तभी पीछे से असली सिटी उसे आवाज देती है। दोनों एक पल के लिए जम जाती है और जब वे मुड़कर सामने देखती है, सिटी की शक्ल में खड़ी थी वही भूत बनी हार्लिना। दोनों डर के मारे चीखती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन हार्लिना उन्हें घेर लेती है। उनकी चीखें सुनकर टीचर्स दौड़कर आते हैं और आखिरकार वे किसी तरह हार्लिना को पकड़ लेते हैं। टीचर्स उसके बाल पकड़कर उसकी तरफ झुकते हैं और तेज आवाज में दुआएं पढ़ना शुरू करते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि इस वक्त इस शरीर में असली हार्लिना की रूह नहीं, बल्कि कोई डेमन है। वे जोर से कहते हैं, इसके शरीर से बाहर निकलो अभी, और यहीं से लड़ाई शुरू होती है। इतने में हार्लिना के मॉम डैड भी वहां पहुंच जाते हैं और मॉम घबराकर जिद करने लगती है कि मुझे अपनी बेटी को अभी यहाँ से ले जाना है। और यहीं से सीन फ्लैशबैक में कट जाता है, जहाँ पता चलता है कि जिस हादसे में हार्लिना की जान गई थी वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि उसकी अपनी मॉम की गाड़ी की वजह से हुआ था। उस दिन जब वो बेडशीट देने जा रही थी, तभी उसकी गाड़ी से हार्लिना टकराई और मॉम को लगा कि शायद सड़क पर कोई लकड़ी पड़ी थी। उसे साइड कर वो आगे बढ़ गई। उसके हस्बैंड ने जब कार का स्क्रैच देखा तो उसे सारा सच समझ आया, लेकिन उसने इसलिए नहीं बताया ताकि उसकी पत्नी अंदर से टूट न जाए। सीन वापस प्रेजेंट में आता है और अब वो डेमन हार्लिना की मॉम को जंगल में घसीट ले जाता है और कुछ देर बाद उसका शरीर बाहर फेंक देता है, जहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी मौत हो चुकी होती है। हार्लिना भी वहाँ आ चुकी थी और टीचर्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हार्लिना अब इतनी पावरफुल थी कि दोनों को हवा में उछालकर फेंक देती है। फिर दोनों टीचर हिम्मत करके उसका एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं और उसका डैड ये सब देखकर टूट चुका था। तभी कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पता चलता है कि हार्लिना उस दिन सच में मर चुकी थी, लेकिन उसका डैड ये बात मान नहीं पाया। वो एक जादूगर के पास गया जिसने एक लोहे की कील पर मंत्र पढ़े और उसे कहा कि इसे हार्लिना की खोपड़ी में गाड़ दो और तब तक मत निकालना जब तक उसका बदला पूरा न हो जाए। उसके डैड ने वही किया और फिर अपनी वाइफ से झूठ कहा कि हार्लिना की हालत सुधर रही है, इसलिए उसे वापस बोर्डिंग स्कूल भेज दिया है। बोर्डिंग वाली पूरी कहानी तो हम देख ही चुके हैं और अब प्रेजेंट में हार्लिना का डैड खुद आगे बढ़कर उसकी खोपड़ी से वो कील बाहर निकाल देता है। जैसे ही हार्लिना के सिर से वो नेल बाहर निकाला जाता है, अचानक पूरा तांडव एकदम रुक जाता है और सीन सीधे हार्लिना के फ्यूनरल पर कट हो जाता है। बोर्डिंग स्कूल की सारी लड़कियों को तुरंत उनके घर भेज दिया जाता है और आखिर में रोनम को दिखाया जाता है जो अकेले हार्लिना की ग्रेव के पास खड़ी होती है। फिर आते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन पर, जहां माहौल फिर से डार्क हो जाता है। घर में अकेला बैठा हार्लिना का डैड पूरी तरह टूटा हुआ। तभी दरवाजे पर नॉक सुनाई देती है। दरवाजा खोलते ही वही जादूगर सामने खड़ा होता है जो शुरू से इस पूरे खेल का हिस्सा था। वो सीधा उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैंने कहा था जब तक हार्लिना का बदला पूरा न हो वो नेल मत निकालना। और बस ये एक लाइन साफ इशारा कर देती है कि अब असली बुरी शुरुआत तो हार्लिना के डैड के लिए होने वाली है। और इसी डर
गिल्ट और अनसुलझे रहस्य के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती। और हाँ, अगर कहानी का ये पूरा सफर आपको पकड़ कर ले गया हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना।